अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इंग्लिश 101 की लेक्चर सीरीज़ का आखिरी पार्ट है हमारा, जिसमें हम लेक्चर नंबर 40 से लेकर 45 तक इम्पोर्टेंट जो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी तकरीबन इसमें डिस्कस हो जाते हैं। हमारा तकरीबन सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। तो इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, 23 से लेकर और 39 तक मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी चेक करें जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी आपको हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगी। तो चलें जी, बगैर कोई देर किए हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और लाइक भी लाजमी किया करें। अच्छा जी, तो चलें जी, पहले हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 40 है उसमें पैराग्राफिंग के बारे में, पैराफ्रेजिंग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पैराफ्रेजिंग है क्या। तो पैराफ्रेजिंग एक प्रेजेंटिंग आइडिया, यानी आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ही अल्फाज में, ठीक है। एंड एक्नॉलेजिंग वेयर दे कम फ्राम, या फिर ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है जी। पैराफ्रेजिंग में होता है कि आप अपने आइडियाज़ दे रहे हैं आप, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, या फिर ये भी आप प्रेजेंट अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ही लफ्ज़ों में। बाय यूजिंग योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाजों में जो है ना, आप यू डिमॉन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर एबिलिटी टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। और आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी जो समझ बूझ होती है और अपनी एबिलिटी को कन्वे करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। तो पैराफ्रेजिंग सिंपली वो आप कह सकते हैं जिसमें आप आपके माइंड में जो कुछ आता है, या फिर आप कुछ किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसे अपने अल्फाज में बताते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास जो है कहता है हाउ टू राइट आ समरी, हम समरी कैसे लिख सकते हैं। तो समरी कैसे लिखनी है कि समरी इज़ आर रिटन इन योर ओन वर्ड्स। समरी जो होती है किसी भी चीज़ की आप अपने अल्फाज में लिखते हैं। ए समरी कंटेन ओनली द आइडियाज़ ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। हमारे पास जो समरी होती है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, जो ओरिजिनल ऐसे लगा लें, पैराग्राफ लगा, ऐसे ही होता है तकरीबन, उसका जो है ना वो सिर्फ उसी के आइडियाज़ पर मुश्तमिल होती है, और उसके सिवा कोई अदर आइडिया नहीं होता उसकी। टोटल आप कह ले समरी करते हैं। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑफ ओन ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, डेडिकेशंस और कमेंट्स इनटू अ समरी। कहता है आपने अपने से जो है ना अपने ओपिनियन नहीं देने समरी में, इंटरप्रिटेशन नहीं करना, किसी वर्ड को एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, अपना कमेंट नहीं देना। जो आप पैराग्राफ, जो आप ऐसे के बारे में जो आप मेन पॉइंट्स हैं वो लिख रहे हैं, या उसके बारे में आइडियाज़ हैं, सिर्फ वही बताने, अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करना। तो इस तरह से हम इंग्लिश में किसी भी हम ऐसे के लिए अपनी समरी लिख सकते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 41 है, जिसमें बताता है समरी है क्या। समरी की असल डेफिनेशन आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है समरी और प्रीसिज, जो हमारे पास समरी होती है या प्रीसिज, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स द सेम एज समरी, जिसका क्या मतलब है कि सेम एज समरी, समरी के बिल्कुल आप कैसे मुतवाजन है। इन आ ब्रीफ, आप ब्रीफ देते हैं, एंड क्लियर स्टेटमेंट इन आ कनेक्टेड, आप जो है जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती है किसी भी ऐसे में, उसे आप क्लियर करते हैं। इन रीडेबल शेप ऑफ सब्सटेंस ऑफ लॉन्गर पैसेज, आप किसी भी जो आपके पास पैसेज है उसकी उसकी जो है ना आप शेप छोटी कर देते हैं, रीडेबल कर देती हैं, ठीक है जी, रीडेबल कर देते हैं ताकि उसे आसान लफ्ज़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में जो है रीड किया जाए। एक आप ये कह सकते हैं किसी भी ऐसे का जो है ना आप मुकम्मल निचोड़ ला के रख देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है राइट डाउन दी रूल्स राइटिंग, राइट डाउन दी रूल ऑफ राइटिंग अ समरी। किसी भी समरी को राइट करने के लिए, लिखने के लिए रूल्स क्या होते हैं, उसमें 7 रूल्स हैं जी, 7 हमारे पास रूल हैं। पहला है समरी राइटिंग विल गिव यू गुड प्रैक्टिस बोथ इन क्लियर राइटिंग एंड क्लियर थिंक। आपके पास दोनों में जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी भली आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए किस किस चीज़ में। क्लियर राइटिंग, आप अच्छी तरह से लिख सकें।
क्लियर थिंकिंग, आप अपने जो ख्यालात हैं उनको अच्छी तरह से बयान कर सकें। इट enables यू टू एक्सप्रेशन योर ओन वर्ड somebody else side एज इवन इफ़ यू डू नॉट एग्री विद दोज आइडियाज़। ये कहता है कि आपको जो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक्सप्रेस कर सकें जो अपने अपने अल्फाज में किसी, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे आप उससे एग्री करते हैं चाहे नहीं करते। नेक्स्ट है जी, रीड दी पैसेज केयरफुली, और जो हमारे पास जो पैसेज है उसे केयरफुली आपने रीड करना है जी। ठीक है, जिस पैसेज के बारे में आप लिख रहे हैं समरी, उसे केयरफुली रीड करना है। चौथा हमारे पास आता है रीड दी पैसेज अगेन, दोबारा आपने पैसेज को पढ़ना है। नोट दी डिफरेंट पॉइंट्स इट कंटेन, नंबर दी पॉइंट्स, आपने डिफरेंट तरह के पॉइंट्स उसमें पढ़ने हैं और उन्हें नंबर करना है। उन्हें उनको जो है ना उनकी तादाद देखनी, तादाद नहीं मतलब कि उन पे नंबर करने हैं कि इस पॉइंट पे आ रहा है, इस नंबर पे आ रहा है, इस नंबर पे आ रहा है, मेन पॉइंट्स। स्ट्राइक आउट पॉइंट्स नॉट एसेंशियल टू मीनिंग, रेपिटेशन, एलिस्ट्रेशन एंड। कहता है कि इसमें क्या कहता है कि उन पॉइंट को आपने आपने एसेंशियल नहीं समझना, ज़रूरी नहीं समझना, जो मीनिंग के लिहाज से ज़रूरी नहीं, रेपिटेशन के लिहाज से ज़रूरी नहीं, एलिस्ट्रेशन के लिहाज से ज़रूरी नहीं, उन्हें स्ट्राइक आउट कर देना, उन्हें बाहर निकाल देना समरी से। अरेंज दी पॉइंट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, आपने जितने भी पॉइंट लिखने हैं समरी में उसको जो है ना आपने बेस्ट जो पैसेज वे है ना उसमें कर देना, फिर आपने समरी लिखनी है जी। ठीक है जी। अच्छा, हम 42 पे आते हैं। हमारा 41 यहाँ पर ही था जिसमें हमने समरी के बारे में देखा और समरी के रूल पर। समरी का जो रूल थे 7 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास टेंसेज एंड पैसिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम टेंसेज के बारे में जानेंगे, जिस पर दरअसल ये वीडियो बनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे मिस नहीं करना। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह मैं आपको टेंसेस क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा और साथ एग्जांपल्स भी दूंगा। सबसे पहले टेंस की तारीफ देख लेते हैं कि हमारे पास टेंस होता क्या है। कहता है कि टेंस प्ले अ क्रूशल रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे पास जो टेंस होता है एक क्रूशल, एक बहुत ही अहम रोल किरदार अदा करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी ज़बान में। इट डिनोट्स द टाइम एंड एक्शन टेक्स प्लेस। कहता है ये जो है वो टाइम, वो वक्त आपको बयान करता है जिसमें कोई भी एक्शन जो है ना हुआ था, उसने प्लेस टेक की थी, या आप कह सकते हैं कोई भी जिस टाइम में काम हुआ था वो टाइम डिनोट करता है टेंस। इसे ज़माना, उर्दू में ज़माना भी कहते हैं। वेदर सम टाइम इन द पास्ट, हो सकता है वो जो टाइम हो वो पास्ट यानी माजी में हो, प्रेजेंट हाल में हो, या फिर फ्यूचर, या फिर वो किस में हो, फ्यूचर में। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस फॉर्म एंड पास्ट टेंस फॉर्म। कहता है कि हमारे पास बेस फॉर्म टेंस में और पास्ट टेंस फॉर्म में क्या फ़र्क है। अच्छा, सबसे पहले आता है दी बेस फॉर्म। जो बेस फॉर्म, इट इज़ दी फॉर्म इन विच वर्ब्स आर लिस्टेड इन डिक्शनरी। कहता है कि हमारे पास ये वो शक्ल है जिसमें जो वर्ब्स होते हैं वो डिक्शनरी में लिखे जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। कहता है ये जो बेस फॉर्म वर्ब होते हैं ना, ये प्रेजेंट के तमाम सब्जेक्ट के लिए ना यूज़ किए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ब्स, लेकिन सिवाय थर्ड पर्सन, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए नहीं लिखे जाते। बाकी जितने भी फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, जितने भी पर्सन आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के तौर पर, उनके लिए, सब के लिए ये जो फॉर्म है ना, बेस फॉर्म्स हैं वर्ब की, वो यूज़ की जाती हैं सिवाय थर्ड पर्सन के। फिर देखते हैं, कहता है पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म क्या है? द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी और डी टू बेसिक फॉर्म। कहता है कि हमारे पास जितने जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है वर्ब की, वो क्या होती है, अगर हमारे पास सिंपल वर्ब है ना, सिंपल वर्ब यानी वर्क है, तो उसके आगे डी या ईडी का इजाफा लगा दो तो वर्कड हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहता है सिंपल जो वर्ब है ना हमारे पास, उसमें ई या डी का इजाफा लगा दें तो हमारे पास वो पास्ट वर्ब हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई भी वर्ब ले लें आप, वर्क ही ले लें जी, हमारे पास ये वर्क है। वर्क क्या है? एक वर्ब है यानी काम है। तो वर्क के आगे अगर आप ईडी का इजाफा लगा देते हैं तो वो बन जाता है वर्कड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पास्ट
जो है ना टेंस फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। कहता है कि हमारे पास आपने डेफिनेशन देनी है किसकी जी, आपने डेफिनेशन देनी है ऑफ प्रेजेंट प्रिंसिपल की, फिर डेफिनेशन देनी है पास्ट प्रिंसिपल की, फिर आपने नाम लिखने हैं जो हमारे पास मेन टेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। उसमें कहता है इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। हमारे पास प्रेजेंट प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आ जाती है ना, इंग की फॉर्म आ जाती है जिसमें जारी चीज़ होती है, यानी हो रहा है या हो रही थी, इस तरह से। द प्रेजेंट प्रिंसिपल आईएनजी इज़ द फॉर्म डैट इज़ यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स। कहता है कि हमारे पास जो प्रेजेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है हमारे पास, ये जो फॉर्म होती है वर्ब की, ये इन वर्ड्स के साथ लगाई जाती है। एम के साथ, इस के साथ, आर के साथ, फिर विल बी के साथ, बी के बाद, यानी ये जितने भी फॉर्म्स है ना, इज़ आर एम वाज वर, ये सारी बी की फॉर्में हैं। आपने याद रख लेना बी की फॉर्में कौन सी हैं, इज़ आर एम वाज वर, ठीक है, क्योंकि इनके बाद हमेशा आई एन जी लगेगा, और यहाँ आई एन जी लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखते हैं तो हमारे पास हमेशा आई एन जी ही लगेगा किसी भी वर्ब के आगे। जैसे शी इज़ गोइंग टू स्कूल, अब इज़ आया तो उसके बाद क्या आता है, गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। इज़ आने के बाद क्या आता है, गोइंग टू स्कूल, तो गो के बाद क्या लगा, आई एन जी, तो हमारे पास ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके आगे थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाती है, ईडी का इजाफा होता है, तो वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि हमारे पास हैव आ जाता है, हैड आ जाता है, हैज़ आ जाता है, इसके बाद एम आ जाता है, इज़ आ जाता है, आर आ जाता है, वाज आ जाता है, वर आ जाता है। इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद क्या आता है, अगर ईडी का इजाफा हो जाए किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में ईडी का इजाफा हो जाए तो हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कोई भी इंजॉयड हो जाता है, ही इज़, अगर हम कहते कि ही हैड इंजॉयड, अब हैड आया है तो इसके आगे क्या आएगा, ई वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी इंजॉयड, ठीक है जी। ये पास्ट पार्टिसिपल में आ जाता है। फिर कहता है राइट डाउन द मेन नेम्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के मेन नेम्स क्या हैं जी, हमारे पास टेंसेस के 6 जो है ना वो मेन नेम्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट आ जाता है, फिर पास्ट आ जाता है, फिर आ जाता है फ्यूचर, फिर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है, फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आ जाता है, और फिर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है। तो ये हमारे पास 6 जो है ना इम्पोर्टेंट या मेन नेम्स है किसी भी ज़माने के टेंसेस के, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम टेंस देखते हैं और उनकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, सिंपल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, हमने 6 एग्जांपल्स देखी तो उनको अब डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, और फिर फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है जी। सॉरी, ये परफेक्ट मुझसे उस साइड पे चला गया था, ये इसके साथ अटैच होना है, मिस्टेक हो जाती, तकरीबन हम काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती। कहता है प्रेजेंट, आई जंप, मैं जंप करता हूँ, ठीक है जी। पास्ट में आ जाएगा ईडी साथ लाजमी लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, ईडी साथ लाजमी लगेगा। आई जंप्ड, मैं जंप करता था, मैं उछलता था, ठीक है जी, उछलता था। अब फ्यूचर में हमेशा विल यूज़ होगा। जब भी आप फ्यूचर को शो करना चाहेंगे तो उसमें विल यूज़ होगा, लाजमी विल यूज़ होगा। तो उसमें क्या था, आई विल जंप, मैं जंप करूँगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था कि जब परफेक्ट की बात आती है, सॉरी अभी परफेक्ट के बारे में नहीं बताया, जब भी परफेक्ट की बात आती है जब प्रेजेंट में आएगी तो उसमें हैव और हैज़ का इजाफा होगा, ठीक है जी, उसमें हैव और हैज़ का इजाफा होगा। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो उसमें हैड, और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें विल हैव, शैल हैव का इजाफा होगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम जुमले बनाएंगे। जब हम पास्ट की तरफ आएंगे तो आई हैड जंप्ड, जब हम फ्यूचर की तरफ आएंगे तो आई विल हैव जंप्ड, ठीक है जी।
अच्छा, व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस। हमारे पास प्रेजेंट टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने साथ साथ लिखती जाना है। कहता है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ये डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी एक्शन को जो है शो करने के लिए, डैट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट और टू डिस्क्राइब अ कंडीशन डैट एग्जिस्ट एट द प्रेजेंट टाइम रिगार्डलेस ऑफ अदर वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस। कहता है कि हमारे पास ये जो अब हो रहा है ना काम, या फिर डेली बेसिस पे होता है, उसे शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल सी ये बात है। फिर कहता है दी पास्ट टेंस, वो टेंस जो काम हो चुका है ना उसको जो शो करता है, माजी के काम को शो करता है, उसे पास्ट टेंस का नाम दिया जाता है। और फ्यूचर टेंस वो जो आगे होने वाला है या फिर होगा उसे शो करता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास तीन परफेक्ट टेंसेस हैं। तीन परफेक्ट टेंसेस के बारे में हम देख चुके हैं। कहता है दी थ्री परफेक्ट टेंसेस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग दी हेल्पिंग वर्ब्स हैव, हैज और हैड टू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द रेगुलर वर्ब इज सिंपली द फॉर्म दैट एंड्स ईडी या डी। कहता है कि हमारे पास जो तीन परफेक्ट टेंसेस हैं जिनके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वो क्या होते हैं, जब हम ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैव, हैज़ और हैड। इन तीन हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं तो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब्स होते हैं उनकी तरफ चला जाता है। हम जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स कौन से थे, जिनमें वर्ब के आगे ई डी या डी का इजाफा होता है, तो हम उन्हें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स कहते हैं जी। तो कहता है कि हमारे पास तीन परफेक्ट टेंसेस हमेशा उनके बाद उनमें क्या आएगा, हैव, हैड या हैज़, ये तीन आएंगे। फिर कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफाइन करते हैं। कहता है दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इधर हैड्स बीन फिनिश्ड और इज कंटिन्यू एज द प्रेजेंट टाइम। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड व्हेन ऐड हैज और हैव प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। कहता है कि हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, सिंपली जो पिछले वक्त से शुरू हुआ होता है, पास से शुरू होता है, या तो वो कंप्लीट हो चुका है या तो फिर वो इस टाइम चल रहा है। अगर इस टाइम चल रहा है तो उसमें टाइम का इजाफा होगा, फिर हम फार या उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कह देते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो पास से शुरू होता है, माजी से शुरू होता है और या तो फिनिश हो चुका होता है या फिर उस अभी तक चल रहा होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हैज़ या हैव का इजाफा करते हैं और साथ हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कौन से होते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की। ठीक है जी, सिंपली। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है कि ये डिस्क्राइब करता है कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट। कहता है इस जिस पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस पास्ट से पहले का जो काम होता है कंप्लीट हो गया होता है, या फिर उस पास्ट में चल रहा होता है, उसके बारे में डिस्कस करता है। यानी फ़र्ज़ करें हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो उसके पिछले साल जो काम शुरू हुआ था, यानी हम 2022 की बात करें तो 2021 में जो काम शुरू हुआ था और 2022 में ख़त्म हुआ, उसके बारे में उसको जब हम बात करेंगे उसके बारे में 2022 वाले के बारे में, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एक परफेक्ट टेंस है। शर्त ये है कि वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है जी। फिर कहता है व्हाट इज़ फ्यूचर, इसमें भी हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा। क्या होगा, हैड होगा। ठीक है जी। प्रेजेंट में हैव था और इसमें क्या होगा, हैड होगा। व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस, कहता है कि जो प्रेजेंट से शुरू हो या फिर पास्ट से शुरू हो। ठीक है, फ्यूचर कौन सा है, या तो प्रेजेंट से शुरू हो या पास्ट से शुरू हो और फ्यूचर में वो कंप्लीट होने वाला हो। ठीक है जी। फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम विल हैव या शैल हैव का यूज़ करेंगे, विल हैव या शैल हैव का यूज़ करेंगे और आगे हम ईडी फॉर्म लगाएंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, जो भी आप इसे कह सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव। हमारे पास 3 प्रोग्रेसिव अब सेंटेंसेस आ जाते हैं। प्रोग्रेसिव जो हाल जारी में होता है, इसमें क्या होता है, हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसमें इज़ आर एम वाज वर आ जाते हैं और बी भी उसी में शामिल है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी फॉर्म लगती है, आई एन जी फॉर्म लगती है। हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहते हैं किसे हैं, जो काम अभी तक जारी हो, चाहे वो स्टार्ट पास से शुरू हुआ है चाहे अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी वो जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम उसे प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहेंगे। कहता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस कौन सा है, कहता है कि ऐसा सेंटेंस जो इस मोमेंट पर हो रहा है उसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो इज़ आर एम आता है जी, इज़ आर एम आता है, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। वो पार्ट हम कहते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस आ जाता है। कहता है कि ऐसा टेंस जिसमें इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। कहता है कि ऐसा हम कह सकते हैं काम जो पास्ट में एक सर्टेन स्पेसिफिक वक्त में जारी था, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस। इसमें जो इजाफा होता है हेल्पिंग वर्ब का वो वाज या वर होता है जी, वो क्या होता है, वाज या वर। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस में जो हमें लगता है कि फ्यूचर में वो चलेगा, ठीक है जी, फ्यूचर में वो चलेगा, उसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस का नाम देते हैं। उसमें विल बी या शैल बी का जो है ना वो बी का इजाफा होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, विल शैल, और उसके बाद हमेशा बी का इजाफा होगा और आगे लगेगी फर्स्ट फॉर्म वसी प्लस आई एन जी। यहाँ आप कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, उसके साथ कौन सी लगेगी, आई एन जी की फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, मरीना विल बी वर्किंग टुमारो, हमारे पास जो मरीना है वो कल काम कर रही होगी। अब हम सिंपल की तरफ जाते हैं, पैसिव वॉइस की तरफ, ठीक है। हमने सिंपल भी देखा, परफेक्ट भी देखा और कंटिन्यूस भी देखा यानी अग्रेसिव भी देखा। अब हम पैसिव टेंसेस की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है उन टेंसेस की आपको समझ आ गई होगी कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब पैसिव की तरफ चलते हैं। पैसिव क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस पहले सिंपल प्रेजेंट की तरफ आते हैं, ठीक है जी। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के बारे में बात करेंगे। कहता है जेवल्स आर बाउड बाय लेडीज़। पहले तो अगर ये सिंपल में होता ना, पैसिव में ना होता, सिंपल सेंटेंस में होता, तो हम कहते लेडीज़ आर बाइंग दी क्या, जेवल्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेवल्स आर बाउड बाय, जेवल्स क्या हो रहे हैं, बाउड खरीदे जा रहे हैं बाय लेडीज़ की तरफ से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें जारी हो, कहता है जेवल्स आर बेइंग, अब बेइंग का इजाफा होगा हमारे पास कंटिन्यूस में हमेशा जो है ना बी के बाद आई एन जी आएगी, बी की फॉर्म्स के बाद। बी की यहाँ पर फॉर्म्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स इज़ आर एम। तो इज़ आर एम हमारे पास क्या है, वो है जी वो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये एक बात बता दूं, और किसी में थर्ड फॉर्म आए ना आए, लेकिन हमेशा जो हमारे पास पैसिव सेंटेंस है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगेगा। किसमें भला, हमारे पास पैसिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगेगा और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पर होता कि लेडीज़ बाय जेवल्स, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंपल में जब हम पैसिव में लेते हैं तो जेवल्स आर बाउड बाय लेडीज़। फिर कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में जेवल्स आर बेइंग, अब आर के बाद बी, बेइंग का लफ्ज़ यूज़ हुआ तो बेइंग के बाद बी के साथ आई एन जी फॉर्म आ गई ना, उसके बाद चूंकि बी की फॉर्म लग गई उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी बाउड बाय लेडीज़। अब परफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ तो हैव बीन आएगा या फिर हैड बीन आएगा। यहाँ पर लेडीज़ हैं, लेडीज़ क्या हैं, वो प्रूलर हैं, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्रूलर आएगा। लेडीज़ हैव बीन एडवाइज टू डिक्लेयर देयर ज्वेलरी इन दी वेल्थ टैक्स। फिर प्रेजेंट मॉडल्स आ जाता है, उसमें क्या आता है, स्टेप्स मस्ट बी टेकन, ऐसे स्टेप्स मस्ट बी टेकन ज़रूर लेने चाहिए टू एजुकेट करने के लिए पब्लिक अबाउट फिलिंग दी इन दी टैक्स रिटर्न्स। अच्छा जी, हमारे पास अब पास्ट टेंसेस में आ जाते हैं जिसमें हम पैसिव की बात करेंगे। तो पास्ट टेंसेस में पैसिव सिंपल की बात करते हैं तो इसमें मैंने कहा था वाज या वर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज या वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट टेंसेस में। ठीक है जी, पास्ट टेंसेस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। जैसे ये हमारे पास वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म है शोन। ठीक है जी। आगे पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस हमेशा ये देखें वाज के बाद नॉट बेइंग, बेइंग क्या है, एक यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आगे आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, और आगे उसकी थर्ड फॉर्म आई आंटी रिसेंटली हैड क्राफ्ट ज्वेलरी वाज नॉट बेइंग डिजाइंड। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, उसके साथ क्या यूज़ हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। फिर कहता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमेशा जो हमारे पास पास्ट है उसमें हैड का इजाफा होगा, तो हैड बीन डिज़ाइंड, हैड बीन डिज़ाइंड बाय लोकल। अच्छा, अब क्या है परफेक्ट मॉडल्स, परफेक्ट मॉडल में दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री माइट नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू पे टैक्सेस। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंसेस की तरफ। तो फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में विल के बाद जो है ना, विल बी, विल के बाद बी इस्तेमाल होगा और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल हैव बीन यूज़ होगा। बस यही इसमें आपने बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एजेंट, दी एजेंट इन पैसिव सेंटेंस। हमारे पास जो पैसिव सेंटेंस होते हैं उसमें एजेंट कौन से होते हैं। अ पैसिव सेंटेंस कैन बी रिटन विद आउट और विद एजेंट्स। हमारे पास जो पैसिव सेंटेंस होते हैं एजेंट के साथ और बगैर एजेंट के भी लिखे जाते हैं। वो कैसे, दी एजेंट इन दी पैसिव, हमारे पास जो एजेंट होते हैं पैसिव में सेंटेंस आंसर करते हैं दी क्वेश्चन बाय वूम, क्वेश्चन वूम और बाय व्हाट एक्शन इज परफॉर्म। ये आंसर करते हैं कि क्वेश्चन किसकी तरफ से पूछा गया और किसने एक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास दी एजेंट इन नेम्ड, हमारे पास जो एजेंट का नेम होता है इज़ इम्पोर्टेंट और नेसेसरी, वो नेसेसरी होता है टू कंप्लीट दी मीनिंग, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड करने के लिए दी सेंटेंस को। ठीक है जी। तो हमारे पास सिंपली एजेंट क्या होता है, जो हम जो सेंटेंस को जो है ना वो समझने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हमारे पास आप कह सकते हैं कि एजेंट वो ही होता है कि जो पता बताता है कि इस सेंटेंस के पीछे रीज़न क्या है, या कोई भी सवाल उठा है उसके पीछे रीज़न क्या है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़, आगे बगैर एजेंट के जो पैसिव सेंटेंस होता है उसके बारे में देखते हैं, वो क्या है। कहता है दी एजेंट इन आ पैसिव सेंटेंस इज़ नॉट नेम्ड अंडर दी सर्टेन कंडीशन। हमारे पास जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें एजेंट जो है ना वो सर्टेन कंडीशंस के अंडर नेम नहीं किया जाता। व्हेन दी आइडेंटिटी ऑफ एजेंट इज अंडरस्टूड, हमारे पास जो एजेंट की आइडेंटिटी होती है वो अंडरस्टूड हो जाती है। डज नॉट हैव टू बी मैंशनड, तो वो मेंशन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है दी प्रेजिडेंट हैज़ बीन री इलेक्टेड। हमारे पास जो प्रेसिडेंट होता है दोबारा री इलेक्टेड होता है फॉर एन अदर ईयर, दूसरे जो है वो साल के लिए, बाय दी कौंसल। अब यहाँ पर बाय दी कौंसल क्या है, वो एजेंट है और वो वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, शीना इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप वीडियो रोक कर भी उसे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो वीडियो लंबी हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहता है कि हमारे पास यूजेस क्या होते हैं पैसिव सेंटेंस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं कि पैसिव सेंटेंस के यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। व्हेन यू वांट टू गिव योर राइटिंग एन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल टून, कहता है कि जब आप अपनी राइटिंग को क्या देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव देना चाहिए और इम्पर्सनल टून देना चाहिए। इट इज़ ऑफन यूज इन साइंटिफिक बिजनेस राइटिंग एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। ये अक्सर जो है बिजनेस राइटिंग में और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में दिए जाते हैं। व्हेन यू वांट टू फोकस अटेंशन ऑन रिसीवर ऑफ एक्शन, आप जब भी कभी किसी जो है ना रिसीवर का फोकस लेना चाहते हैं तो आप पैसिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ यू वर टू राइट विद अचीव वर्ब्स, एक्टिव वर्ब्स, जैसा कि आप लिख रहे होते हैं किससे, इससे के एक्टिव वर्ब के साथ। द रीडर माइट थिंक योर पेपर, आपके जो रीडर है उसे आपके पेपर को देखना चाहिए इज़ अबाउट द पर्सन हु मेड द डिस्कवरी एंड नॉट डिस्कवर इट।
और किसने ये डिस्कवर बनाई और उसे डिस्कवर भी नहीं। ले जी, हमारा सेंटेंसेस का जो पोर्शन है वो ख़त्म हुआ। 43 चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर था तो इसलिए इस पे टाइम लग गया। अच्छा, 43 की तरफ चलते हैं। कहते हैं वर्ड आर्टर। वर्ड आर्टर के बारे में बताना है कि वर्ड आर्टर होता है क्या। कहता है इंग्लिश सेंटेंस गिव यू सम प्रैक्टिस इन देयर यूज़ द वर्ड आर। हमारे पास जो वर्ड आर्टर होता है वो आपको सेंस देता है। देखें, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम। हमारे पास जो वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लेस और टाइम। कहता है दी पोजीशन ऑफ आल्सो ऑलवेज प्रोबेबली एम इज़ आर। कहता है कि आप पोजीशन यूज़ करते हैं वर्ड्स की, जैसे कि आल्सो, ऑलवेज, प्रोबेबली, एम, इज़, इस तरह के वर्ड्स की। स्टिल, येट, एनी मोर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर, ऑल थोड, येट, इवन थो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पिट, इवन, एज, टाइम, एज। ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इनको यूज़ करते हैं एक ऑर्डर के तौर पर। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। राइट अ नोट ऑन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और आप जो वर्ब होता है उस पर नोट लिखें। कहता है इन इंग्लिश में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूजुअली गो टुगेदर। हमारे पास जो वर्ब और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ गुजरते हैं। अदर वर्ड्स आर पुट बिटवीन दैम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वर्ब होते हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे आई लाइक एनिमल्स। अब लाइक क्या है, वर्ब है, और एनिमल्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक के साथ दूसरा लाजमी होता है। राइट आ नोट ऑन एडवर्ब विद दी वर्ब। कहता है कि हमारे पास एडवर्ब या एडवर्ब जो है ना विद दी वर्ब वो क्या होता है। कहता है कि एडवर्ब वो होता है जो डिस्क्राइब करता है उसके जो है ना आप कह सकते हैं तारीफ़ को, या फिर उसमें जो खसूसियात होती है उसे जो है ना वो डिस्कस करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलना काम है, लेकिन मैं लाउडली बोल रहा हूँ तो लाउडली बोलना, लाउडली क्या था, वो एडवर्ब था किसका, वर्ब का। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 44 में, जिसमें आर्टिकल और इनके यूजेस बताए गए हैं। तो सबसे पहले है कि हम डिटरमाइनर्स क्या हैं। तो डिटरमाइनर्स आर क्लास ऑफ माइनर वर्ड्स। हमारे पास जो डिटरमाइनर्स हैं वो क्लास हैं किसकी, माइनर छोटे छोटे वर्ड्स की। आ डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड। हमारे पास जो डिटरमाइनर है एक ऐसा लफ्ज़ है विच प्रोसीड और कम्स बिफोर नाउन्स। ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, कम्स आता है कहाँ, कब आता है, जब हम नाउन यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नाउन यूज़ कर रहे हैं कैट, तो उसके पीछे क्या आएगा, दी आएगा। तो यहाँ पर हमने नाउन यूज़ किया कैट और पीछे क्या आया, दी। दी क्या है, एक आर्टिकल है। ठीक है जी, यहाँ एक पोज है। अच्छा, देयर आर मेन टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। हमारे पास डिटरमाइनर्स की पांच जो हैं एग्जाम है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल आ जाते हैं। सबसे पहले कौन से आ जाते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल कौन से हैं, ये हैं ए, एन, दी। ये जो तीन हैं ये क्या है, आर्टिकल। जैसे आ चेयर, एन एप्पल, दी स्कूल, इस तरह से हमारे पास ये तीन आर्टिकल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, ये सारे क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। हमारे पास पोसेसिव्स क्या हैं, माई, यू, हिज, हर, इट्स, आवर, देम। आगे हमारे पास क्वांटिफायर्स क्या हैं, सम, एनी, ऑल, इनफ, नो, बोथ, ईच, एवर, फ्यू, मच, मोर, मस्ट, फीवर एंड लेस, इधर, नेदर। फिर हमारे पास वाई डिटरमाइंस कौन है, वट एवर, विच एवर, who ever, whose, this party will be the die social events। तो हमारे पास वाई डिटरमाइंस ये हैं, वट एवर, विच एवर और who ever और whose, this party वगैरह एट्सेट्रा। ये हमारे पास पांच इसके डिटरमाइंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। कहता है राइट आर नोट ऑन फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। हमारे पास जो फॉर्म्स हैं आर्टिकल्स की उन पे नोट लिखें। कहता है प्रोनाउंसिएशन द स्पेलिंग ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल। हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए, एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल डिपेंड ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ दिस वर्ड दैट फॉलोज। कहता है कि हमारे पास डेफिनेट पार्टिकल और बोथ जो डेफिनेट पार्टिकल्स हैं और एक इनडेफिनेट पार्टिकल है, उनकी जो डिपेंड है उन आर्टिकल का यूज़ वो इनिशियल साउंड होता है किस पर, वर्ड पर। कहता है आर्टिकल आर नॉर्मली नॉट स्ट्रेस्ड। हमारे पास जो आर्टिकल होते हैं आमतौर पर नॉट स्ट्रेस, उन पे जोर नहीं दिया जाता, बट मे बी स्ट्रेस फॉर द सेक ऑफ एम्फासिस। लेकिन हो सकता है वो एम्फासिस के लिए जोर दे।
कहता है राइट एन आर्टिकल यूज़, हमारे पास जो आर्टिकल का यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट अब शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि लॉन्ग में भी आ जाता है शॉर्ट में भी आ जाता है कि आपने यूज़ बताना है किसका, आर्टिकल का। कहता है जनरल रूल्स आर, जनरल रूल्स क्या हैं, द डेफिनेट आर्टिकल दी कैन बी यूज्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ नाउन एक्सेप्ट मोस्ट प्रॉपर नाउन। कहता है कि हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हर तरह के नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं एक्सेप्ट मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। तकरीबन जितने भी हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, जैसे दी कायदे आज़म नहीं कर सकते, दी कुरान नहीं कर सकते, इस तरह से जो मोस्ट प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना वो उनके साथ बस दी यूज़ नहीं होगा, बाकी जितने भी नाउन्स हो सकते हैं ना, नाउन है ना, उनके साथ वो यूज़ होगा। जैसे दी हॉर्स, दी चेयर, इस तरह से जितने भी नाउन्स हैं ना उनके साथ दी यूज़ होगा। जैसे सिंग काउंट नाउन्स हमारे पास दी डॉग, चाइल्ड, ट्रेन, दी चाइल्ड, इस तरह से। आगे इनडेफिनेट, हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, एन, हमारे पास एन और ए कौन से हैं, यहाँ पर भी एन लगना था, ए और एन, सॉरी इस पे राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आती है, एन और ए लगना था। तो हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं, एन और ए। कैन नॉर्मली ओनली बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंट नाउन्स, हमारे पास ऐसे जो ए और एन होते हैं वो बस सिंगुलर काउंट नाउन्स होते हैं ना, जैसे आ बॉय, आ चेयर, इस तरह से सिंगुलर काउंट नाउन होते हैं उनके साथ यूज़ होते हैं। अब यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, हम जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ कैसे करते हैं। व्हेन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दी इट इंडिकेट्स दी हेयरर और रीडर, हमारे पास जो जब दी यूज़ करते हैं या तो ये हेयरर यानी सुनने वाला है या फिर जो रीडर है उसको जो है ना वो इंडिकेट करता है, आइडेंटिफाई द थिंग्स रेफर टू, और वो चीज़ें बताता है जो रेफ़र की जाती हैं। और नाउ व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, और ये भी बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे आई सा दी फिल्म, अब यहाँ पर आई सा मैंने देखी, दी फिल्म, और फिल्म जानता है रीडर या हेयरर के वो फिल्म कौन सी थी उसके बारे में पता रखता है। अब राइट आ नोट ऑन दी एडजेक्टिव एंड ग्रुप नाउन्स, हमारे पास एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ग्रुप नाउन्स कौन से होते हैं, इस पर आपने नोट लिखना है। दिस इज आल्सो यूज विद दी एडजेक्टिव टू शो, हमारे पास ये जो है शो किए जाते हैं। अ क्लास ऑफ पीपल है, पीपल की क्लास, दी पोर, दी रिच, दी डिसिपल, दी वेल्दी, दी, यहाँ पर दी यूज हो रहा है। कहता है राइट आर सम कॉमन नाउन्स विदाउट आर्टिकल, कहता है ऐसे नाउन्स लिखें जो आर्टिकल्स के बगैर हैं। कहता है द फॉलोइंग लिस्ट इज इन द ग्रुप ऑफ द नाउन्स विदाउट द आर्टिकल विच अकर्स मेनली इन एडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब वो जो लिस्ट थी वो आप अपने हैंडआउट्स पर देख सकते हैं। अब लास्ट हम अपने आर्टिकल की तरफ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है, और हमारे वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है, और हमारी वीडियो का भी इंशाल्लाह इस पर एंड हो जाएगा, और लेक्चर सीरीज़ का भी। कहता है व्हाट इज़ लैंग्वेज फंक्शन, हमारे पास जो लैंग्वेज फंक्शन है वो क्या है। कहता है लैंग्वेज फंक्शन एक्सप्लेन व्हाई समवन सेज समथिंग, कहता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज फंक्शन होता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि किसी ने कुछ क्यों कहा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टीचिंग आ क्लास यू विल हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन, कहता है कि अगर आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ हदायत देनी चाहिए। गिविंग इंस्ट्रक्शन, आप जो हदायत देते हैं, इज़ द लैंग्वेज फंक्शन, वो क्या है, एक लैंग्वेज फंक्शन है। मतलब कि कोई कुछ क्यों एक्सप्लेन क्या कह रहा है, तो लैंग्वेज फंक्शन आप को एक्सप्लेन करती है, आपके अल्फाजात को एक्सप्लेन करती है कि आपने वो कहा क्यों है। कहता है लैंग्वेज फंक्शन दैट रिक्वायर सर्टेन ग्रामर्स, हमारे पास जो लैंग्वेज फंक्शन होती है उसे ख़ास तरह की ग्रामर की यूज़। कहता है हैव यू एवर आस्क्ड योर सेल्फ द क्वेश्चन व्हाट आर पीपल ट्राइंग टू डू व्हेन दे स्पीक, कहता है कि हमारे आपने कभी ये देखा है कि पीपल जब कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश करते हैं। दे एम्ड ऑफ स्पीकिंग इन्वॉल्व नॉट ओनली ब्रॉड फंक्शन सच एज कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन इमोशन, कीपिंग इन टच सोशली एंड सो ऑन, बट आल्सो मोर स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच लैंग्वेज कैन बी यूज। कहता है कि जब पीपल यूज़ करते हैं ना उनका ना सिर्फ इस तरफ ध्यान होता है कि वो इमोशनल हो, इंफॉर्मेशन दें या एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को, या किसी के साथ सोशली वो टच रहना चाहते हैं, बल्कि वो स्पेसिफिक पर्पज़ रखते हैं विच लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। ठीक है जी,
अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दी फॉलोइंग आर सम वेरी कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस। इनमें से जो है वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस हैं। रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, आप किसी से रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, टू आस्क क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, इंक्वायर, या तो आप एक आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, या इंक्वायर कर रहे हैं। फिर गिविंग इंफॉर्मेशन, आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं। टू अनाउंस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंस्ट्रक्ट और समराइज़, या फिर आप पढ़ा रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस्टेब्लिशिंग दी कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इम्पर्सनल रिलेशंस। टू ग्रीट, टू वेलकम, टू इंट्रोड्यूस, टेक लीव, बिड। कहता है कि आप इस्टेब्लिश किसी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या फिर इंटरप्ट कर रहे हैं, किसी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, या फिर उसे आप टेक लीव, या फिर उससे आप इजाज़त मांग लेंगे, या उसे इंटरप्ट करेंगे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स बिहेवियर्स, आप दूसरों के जो बिहेवियर है उसको रिस्पोंड करते हैं, उसको स्टेटमेंट देते हैं, या अपोलोजाइज करते हैं, या उसकी बातों से डिसएग्री करते हैं, या उसे थैंक्स कहते हैं, या उसे वगैरह वगैरह ऐसी बातें। फिर आप अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, या तो आप हैप्पीनेस शो करते हैं, या तो आप शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, डिसलाइक हो जाते हैं, डर जाते हैं, वगैरह वगैरह। या फिर आप किसी के मामलात में जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि किसी को अलाउ करना, किसी को ब्लेम करना, किसी को डिस्करेज करना, किसी को इनकरेज करना, ऑर्डर देना, वार्न करना, वगैरह वगैरह। फिर जजिंग, एवोलवेटिंग आ जाता है, किसी की कंप्लेन करना, किसी को कंपेयर करना, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था जी आज का हमारा चैप्टर, आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। हमारा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।